सेंसेक्स में आज फिर गिरावट चल रही है। 1200 पॉइंट से ज्यादा गिर चुका है। जब से साल शुरू हुआ है 55 लाख 60 लाख करोड़ लोग अनुमान लगा रहे हैं वाइप आउट हो चुका है। पर यह सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा। रशिया इतने 25 साल बाद अपना सोना बेचना शुरू हो गया है। इससे पहले टर्की बेच रहा था और टर्की में इकोनॉमिक क्राइसिस बोल रहे हैं बहुत ग्रेव हो चुकी है कि सत्ता भी हिलनी शुरू हो गई है। ये सब ईरान वॉर से शुरू हुआ, पर ये तो अभी पहला ऑर्डर है। इसके बाद क्या होगा? क्या फर्टिलाइजर्स में प्रॉब्लम आएगी? क्या फूड में इशू आएगा? क्या महंगाई बढ़ेगी ग्लोबली? और भारत भी ग्लोब का एक हिस्सा है। पर ये सब ग्लोब के अंदर क्या भारत के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं या बहुत डिफिकल्ट टाइम आने जा रहा है? ये सब डिस्कस करेंगे आज। उमेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो धन्यवाद जुड़ने के लिए उमेश जी। तो पहला से मैं बोलूंगा एक ओवरव्यू तो दीजिए कि इकोनॉमी की एक क्राइसिस जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब इसके तो गैस से शुरू होके पर ये सप्लाई चेन पे आके और इसके आगे वाले क्या इफेक्ट आएंगे और क्यों कुछ देश सोना जो आप डेस्परेट टाइम से बेचते हैं बेचना शुरू हो गए। देखिए सर जी, एक्चुअली जो वॉर था इसको प्लान किया गया था 2 से 3 हफ्ते के ऊपर और ऑलरेडी 1 महीना गुजर चुका है। आर्म्ड इन्वेजन की बात हो रही है और उसमें भी 1 महीना लग जाएगा। रुपया जो है 95 का लेवल तोड़ चुका है डॉलर के अगेंस्ट और ऐसा ही चलता रहा तो 3 डिजिट दिख जाएगा वेरी शॉर्टली। जो क्रूड हम 60 से 70 डॉलर में लेते थे अभी 120 130 में ले रहे हैं। क्रूड और एलपीजी को एस्कॉर्ट करके लेके आया जा रहा है। इंडियन नेवी जो है उनको एस्कॉर्ट करके लेके आ रही है। समझ जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है क्रूड ऑयल। और गैस की तो ऐसी हालत है कि ब्लैक मार्केट में जो सिलेंडर 19 केजीज का है चेन्नई के अंदर 10 से 12 हजार रुपए में बिक रहा है, सोच लीजिए। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी किल्लत आ रही है। मोरबी के अंदर जो टाइल फैक्ट्रीज थी अप्रोक्सीमेटली 800 टू 850 फैक्ट्रीज क्लोज डाउन हो चुकी है, जिसके कारण दाम बहुत बढ़ चुके हैं। यूरिया और फर्टिलाइजर के दाम भी बढ़ चुके हैं 50%। गवर्नमेंट ने अभी जो गैस सप्लाई है वो रेशनिंग करना चालू कर दिया है। एलपीजी सिलेंडर्स की जो नॉर्मल कंज्यूमर्स है उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री ओनर्स और बाकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने अपनी जो कमर्शियल जो ऑयल और ये गैस की जो रिक्वायरमेंट्स है हमने डाइवर्सिफाई करके रखी है। हमारा जो क्रूड आता है अराउंड 41 टू 43 कंट्रीज से आता है। बात हो रही है कि हम ब्राजील से भी मंगाने की बात कर रहे हैं और गैस हम अभी नाइजीरिया से, मोजाम्बिक, तंजानिया वहां से मंगा रहे हैं। ऑलरेडी अर्जेंटीना और यूएस की जो गैस शिपमेंट्स है वो आ चुकी है। ये जो वॉर है ये एक तरह से 1973 का जो ऑयल चौक है उससे भी बड़ा होने वाला है। लास्ट टाइम जब 1973 में क्या हुआ था, जो ऑयल का दाम था क्रूड ऑयल $3 से $12 हो चुका था। पर उस समय जो था कि इट वाज ओनली अफेक्टिंग द वेस्ट। उस समय ग्लोबल इकोनॉमी जो थी इट वाज नॉट इंटीग्रेटेड। बट आज ऐसी बात नहीं है। आज सप्लाई चेन आर इंटीग्रेटेड और कहीं भी प्रॉब्लम आता है उसका कैस्केडिंग इफेक्ट्स इज सीन एवरीवेयर। हीलियम गैस नहीं मिला तो सेमीकंडक्टर्स नहीं मिलेंगे और सेमीकंडक्टर्स कहां पे बनता है? ताइवान, साउथ कोरिया और जापान के अंदर। और ये देखिए कि फर्टिलाइजर्स जो अमोनिया फॉस्फेट है ये मैक्सिमम मिडिल ईस्ट से आता है, उसकी भी सप्लाई बंद हो चुकी है और रशिया और चाइना ने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स बंद कर दिया है। अभी यूक्रेन ने रशिया की 40% जो रिफाइनरी है उसको उड़ा दिया है जो एक्सपोर्ट होती थी। सोचिए 2 मिलियन बैरल्स की जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो खत्म कर दी है। अमेरिका के अंदर जो टेक्सास के अंदर रिफाइनरी है वहां पर भी आग लग चुकी है। सप्लाई चेन डिसरप्शंस होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट इज डूइंग अ वेरी एक्सेलेंट टास्क। हमारे देश में अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। लोगों के बीच में लोगों का ऑड एंड इवन जैसा कुछ किया नहीं है। गवर्नमेंट ने फ्यूल राशनिंग की नहीं है। हाँ, गैस के ऊपर बुकिंग के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस जरूर लगाए हैं, पर सप्लाई जो है बहुत ही नॉर्मल है। देखिए सर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यूरिया, अगर देश के अंदर अभी जो यूरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके दाम भी 50% बढ़ चुके हैं। अभी जून के अंदर वो फसल उगाने का सीजन आता है और उस समय आगे जाके फूड इन्फ्लेशन आएगा। गवर्नमेंट की जो यूरिया सब्सिडी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, वो बढ़ने वाली है।
इंडस्ट्रीज को आप गैस नहीं दे रहे हो तो उनका प्रोडक्शन हिट हो रहा है, तो जीएसटी कलेक्शन में प्रॉब्लम आएगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने जो कमिट किया है कि बजट में हम 11 से 12 लाख करोड़ हम खर्चा करेंगे, वो कुछ कम होगा। ऊपर से देश के बाहर भी खतरा बढ़ता जा रहा है और वहां पर भी हायर डिफेंस एलोकेशन करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने अभी 2 दिन पहले 2,40,000 करोड़ का इक्विपमेंट्स की उन्होंने खरीदारी की स्वीकृति दे दी है। तो इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू स्रोत है वो कम होते जाएंगे, आपकी सब्सिडी बढ़ती जाएगी, ऑयल शॉक आता रहेगा, एनर्जी शॉक है, फूड सिक्योरिटी शॉक है, एक्सटर्नल शॉक भी है, और देश के अंदर एंटी नेशनल्स भी घुस रहे हैं। जैसे 6 यूक्रेनियन नेशनल और एक सीआईए एजेंट और एक स्लोवेकियन नेशनल को मिजोरम में पकड़ा गया। बताया जाता है कि देश के अंदर बंगाल इलेक्शन में गड़बड़ी कराने के लिए वो घुसे हैं। तो ये ब्रॉड बेस्ड मैंने एक सिनारियो दिया है। अब जैसे बता रहा हूं कि स्टॉक मार्केट जैसे आपने बताया था 60 लाख करोड़ का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। बट ऐसा है कि ये जो बॉटम है, लोग बोल नहीं सकते कि बॉटम आ सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल जो है 21,750 पर है निफ्टी का। अगर ये 21,750 तोड़ता है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 18,800 में आने वाला है। ये चीज नोट कर लीजिए। तो ये ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आने वाला है। डॉलर की मांग बढ़ रही है, क्योंकि पहले हम क्रूड लेते थे $70 में, अभी $120 हो गया है। तो आप सोचिए कि डॉलर का पेमेंट हमें ज्यादा करना पड़ेगा, डॉलर का पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, तो डॉलर की मांग बढ़ रही है। डॉलर की मांग बढ़ रही है तो आप ये देख रहे हैं जो एनर्जी ट्रेड यॉन में हो रहा था कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है डॉलर में। और ये वॉर भी इसके लिए किया जा रहा है कि यूएस करेंसी जो है डॉलराइजेशन ऑफ एनर्जी ट्रेड हो जाए, जो यॉन में कन्वर्ट हो रहा था, जो डी डॉलराइजेशन की बात हो रही थी। वेनेजुएला का ऑयल यॉन में हो रहा था, उसको उन्होंने कंप्लीटली बंद कर दिया। क्यूबा की ब्लॉकेड करके रख दिया है ताकि वो मंगा ही नहीं सके। ईरान के अंदर तख्ता पलट की वो तैयारी कर रहे हैं। तो जो चाइना को डिस्काउंटेड इरानियन ऑयल, डिस्काउंटेड वेनेजुएलन ऑयल मिल रहा था, उनको नहीं मिलने वाला। चाइना का जो इनपुट कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। भारत के अंदर आप देख रहे हैं कि हर जगह प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो पुराना स्टॉक लोगों के पास है और नया मटेरियल्स उनको मिल नहीं रहा है, अभी उनको नया रेट मालूम नहीं है। और बताया जाता है कि अगर नया जो मटेरियल्स है लेना चालू कर देते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उसका जो फिनिश प्रोडक्ट पे कॉस्ट है बहुत बढ़ जाएगा। पैकिंग मटेरियल्स के दाम डबल हो चुके हैं और हर जगह आप देख रहे हैं कि दाम बढ़ रहे हैं पर सेल नहीं हो रही है। और सेल ना होने के कारण ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के साथ अगर आपकी सेल नहीं होती है तो स्टैग्नेटेड ग्रोथ होती है, तो उसको स्टैग्फ्लेशन बोल रहे हैं। उमेश जी, इसी ये एक बहुत, आप जिस तरह बता रहे हैं, डार्क टाइम सामने दिख रहा है पूरे ग्लोब के लिए। और भारत, जैसे आपने बोला, अभी कोई सरकार अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रही है, पर प्रधानमंत्री ने भी एक संकेत दिया कि कोविड की तरह हमें एकजुट रहना पड़ेगा, क्योंकि आधी प्रॉब्लम तो ये अगर लोग होर्डिंग शुरू कर दें या लोग ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दें, मौका देखें, जैसे आप कह रहे हैं कोई ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दे, तो सरकार, हर स्टेट पुलिस मुझे लगता है अरेस्ट भी करेगी। पर ये सिचुएशन तो एक ग्लोबल बबल बन रहा है, जिसमें आप क्या देखते हैं, जो आपने निफ्टी की बात करी, क्योंकि अब इंडिया 10 साल पुराना नहीं है, अब बहुत लोग शेयर मार्केट में हैं, बहुत लोग गोल्ड में हैं, बहुत लोग सिल्वर में हैं, और इसका एक रीजन सोशल मीडिया है। वो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ने आके बोल के तुम्हारा पैसा बैंक में वेस्ट हो रहा है, एफडी में वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा पैसा अगर जमीन लेते हो वेस्ट हो रहा है, तो आइए खरीदिए। एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। 20 करोड़ डीमैट अकाउंट में जितने नए खुल रहे हैं, 75% उसमें बिलो 30 एज थी। युवा खरीद रहे हैं, पहली नौकरी वाले, जिन्होंने बैड साइकिल देखा नहीं, जिन्होंने सिर्फ अप साइकिल देखा है, तो उनके ऊपर एक इकोनॉमिक का प्रलय की तरह देख रहे हैं इन द शॉर्ट टर्म। देखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा है तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी क्रूड जो है $140 पहुंच चुका था, उसके बाद स्टेबलाइज हुआ 65 पे। ये युद्ध इसके लिए कराया जा रहा है क्योंकि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है वो क्रूड का दाम 3 डिजिट पर लेके जाना चाहती है। $100 के पास अगर जिस दिन स्टेबलाइज हो जाएगा, ये युद्ध ऑटोमेटिकली एक तरह से बंद होने का मुझे आसार लग रहा है। ऑलरेडी ईरान के अंदर जो प्रेसिडेंट है और आईआरजीसी के बीच में मतभेद होना चालू हो गया है, क्योंकि ईरान ने भी बहुत यूएस बम्बार्डिंग का बहुत एक तरह से नुकसान सहा है।
बट सबसे बड़ी बात यह है कि जो फर्स्ट टाइम निवेशक आए हैं वो होल्ड करिए, निफ्टी के अंदर आप थोड़े थोड़े लेवल पे आप बाई करते रहिए, आपका कॉस्ट एवरेजिंग होता रहेगा। और एक चीज है कि जितने भी पंप एंड डंप स्टॉक्स है आप उनकी वैल्यूएशन दिखेंगे 70 to 80% गिरेगी, इस मार्केट में आपको मालूम पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप वो सेक्टर्स पे देखिए जो रिसेशन प्रूफ होने वाले हैं। कौन से सेक्टर्स रिसेशन प्रूफ होंगे? एक तो डिफेंस होने वाला है, सेकेंड होने वाला है कि देश के अंदर डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, फिर बाद में आप ये देखिए कि देश के अंदर एआई सेंटर्स बनते जा रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर वापस पुश होगा, सोलर और जो भी ईवी स्टॉक्स है वो भी एक तरह से बढ़ेंगे, क्योंकि ऑयल शॉक के कारण गवर्नमेंट को रेट बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो अप्रैल 29 तक गवर्नमेंट रेट नहीं बढ़ाएगी क्योंकि इलेक्शन है, पर 29 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि मेगा मेगा रेट्स बढ़ने वाले हैं। कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, और गवर्नमेंट ये यूपीए के जैसे बेवकूफी नहीं करेगी। ये जो कॉस्ट है वो हमें सहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि कोविड टाइप टफ सिचुएशन आने वाली है। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉकडाउन आएगा, इसका मतलब ये है कि आप स्वयं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लीजिए और अपने खर्चों जो है कम कर लीजिए, और एसेंशियल कमोडिटीज अगर हो सके गेहूं और चावल वो आप होल्ड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में ऐसे भी ये अनाज सड़ते जाते हैं, फिर जो बाद में एथेनॉल बेस्ड कंपनीज को बेच दिया जाता है। अगर हमारे देश के लोग अगर फूड मटेरियल्स को होल्ड करते हैं, एक तरह से गवर्नमेंट के लिए अच्छा हो जाएगा, उनको स्टोरेज के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा मानना है। और बाकी चीजों की जरूरत नहीं है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जो खर्चे हैं वो कम करके रखिए, इन्वेस्टमेंट्स है वो करिए। गोल्ड के दाम भी एक तरह से और भी गिर सकते हैं 10 to 20%, मेरा अनुमान है, क्योंकि वॉर के बाद हमेशा गोल्ड का दाम कम होता रहता है, वॉर प्रीमियम खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े जो फंड्स है, जैसे यूबीएस ने जो लिक्विडिटी विड्रॉल है वो हटा दी है, उससे पहले दो हफ्ते पहले ब्लैक रॉक के अंदर उन्होंने रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं किया। इसका मतलब यह है कि ग्लोबल लिक्विडिटी शॉक आ सकता है, ग्लोबल रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। रिसेशन तब होता है जब आपका 2 क्वार्टर ऑफ नेगेटिव ग्रोथ आता है, और अगर 4 क्वार्टर ऑफ नेगेटिव ग्रोथ आ जाता है तो डिप्रेशन आ जाता है। पर अभी जो अभी आप देख लीजिए, मॉर्गन स्टैनली है, ब्लैक रॉक है, इन लोगों ने रिसेशन की बात की है। सबसे बड़ी बात यह है कि सप्लाई साइड शॉक्स आ सकते हैं, इंडस्ट्रीज को मटेरियल नहीं मिलेंगे, जैसे मोरबी के अंदर गैस ही नहीं मिल रही है जिसके कारण फैक्ट्रीज बंद हो गई, वर्कर्स का पलायन वापस उन्होंने चालू हो चुका है, ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पर अगर हम मैं आना चाहूंगा इस पे, क्योंकि आपने कहा रिसेशन की तरफ, क्या आपको लगता है हम डिप्रेशन की तरफ भी बढ़ सकते हैं, पहला? और दूसरा कि जो ये हम बोलते हैं ना सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट, अब ये ग्लोबल क्राइसिस है। एक चीज हमने पाई थी कोविड के अंदर कि वर्ल्ड कितना इंटरकनेक्टेड है, ये हमें कोविड में समझ आया। जब कोविड कितनी रैपिडली पूरे वर्ल्ड में फैला, और चलो उस पर रिएक्शंस ओवर थे या नॉर्मल थे वो अलग बातें हैं, वो फैला। उसी तरह एक छोटा सा स्ट्रेट जो यूएस और ईरान की वॉर के अंदर या इजराइल की वॉर के अंदर टाइट किया ईरान ने और उसको चोक किया, और उससे पूरे वर्ल्ड में क्या डिप्रेशन आ सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी देखते हैं अगर ये लास्ट करती हो, कि आप कह रहे हैं कि खत्म हो सकती है, पर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, अमेरिका ने ट्रूप्स भेज दी हैं, मरीन्स 3500 लैंड कर गए हैं, अगर ग्राउंड इन्वेजन की तरफ वो जाते हैं तो फिर तो ये लास्ट करेगी 6 महीने, साल। तो क्या आप डिप्रेशन टाइप सिचुएशन भी देख सकते हैं वर्ल्ड में? अगर युद्ध 2 महीने से ऊपर चला, अप्रैल और मई से ज्यादा चला, तो डिप्रेशन लगभग कंफर्म है। और ये भी देखिए ऑयल के दाम 150 से 200 तक चले जाएंगे। एक चीज है जो सबसे बड़ा खतरा है, जिसमें सरकार ने टेलीकॉम कंपनीज को बुला के उनको चेतावनी दी है कि शायद डिसरप्शन हो सकता है, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो अंडर सी केबल इंटरनेट केबल्स है उसको वो काट सकता है, जिसके कारण ग्लोबल आउटेज हो सकता है। आप अपने नेटफ्लिक्स यूज देख नहीं पाओगे, अपने यूट्यूब चैनल नहीं देख पाओगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, तो यू कैन गो इनटू द प्री 2000 एरा एल्सवेयर। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो गवर्नमेंट जो है एक तरह से जितने भी पॉसिबिलिटीज है उसके लिए तैयार हो रही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार अगर ये वॉर कंटिन्यूसली 2 महीना चलता रहा,
डेफिनेटली वी आर गेटिंग इनटू अ डिप्रेशन, और आप ये देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट में कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि देखिए अमेरिका ने ऑलरेडी अपना क्रूड सेव कर लिया है। लास्ट टाइम जो 1973 में शॉक आया था, उस समय अमेरिका में ज्यादा फर्क पड़ा था। इस बार अमेरिका ने क्या किया, वेनेजुएला में मदुरो को हटाया। मदुरो को हटाने के बाद उनके 303 बिलियन बैरल्स जो है वो अमेरिकन कंट्रोल में है, और अमेरिका के अंदर शेल गैस का भी प्रोड्यूसिंग भी हो रहा है। तो अमेरिका को फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ने वाला है ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, इन सबको प्रॉब्लम हो रहा है। इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर डीजल और पेट्रोल पंप्स बंद हो रहे हैं, आप सोचिए। तो इसका मतलब है ये वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट हम देखा जाएगा, और अमेरिका जानबूझ के तब तक करेगा जब तक चाइना अग्री नहीं करता है कि वो डॉलराइजेशन ऑफ एनर्जी ट्रेड के लिए अग्री नहीं कर लेता है। सेकेंड, चाइना ने भी ऑलरेडी अमेरिका को हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स देने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका विल यूज कि आपको अगर हाइड्रोकार्बन चाहिए, क्रूड ऑयल और गैस एट नॉर्मल रेट्स, और आपको चाहिए तो आपको हमको हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स देना पड़ेगा। ये एक तरह से सप्लाई चेन पे कंट्रोल करना चाहते हैं। और एक और एक चीज है, डोनाल्ड ट्रंप जो जा रहे थे, जो आज वो शायद चाइना जाने वाले थे, आज उनकी आइकनरी में है, इनकी विजिट पोस्टपोन्ड होगी है मई 14 या 15 तक। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि यूएस जो है बार्गेनिंग टूल लेके आने चाहता है, ताकि चाइना से हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स आ सके, और वो मिडिल ईस्ट की जो सप्लाईज है उसके बीच में बाटर करेगा। और एक चीज आप देखिए, मिडिल ईस्ट की जितनी भी रिफाइनरीज है, जितनी भी ऑयल और क्रूड ऑयल और गैस की जो रिफाइनरीज है, उनके ऊपर ऑलरेडी ईरान ने हमला कर दिया है। तो उनकी सप्लाई 6 महीने से पहले तो चालू नहीं होगी। कतर ने बोल दिया कि उनका $26 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो डेड हो चुका है। 17% उनकी रिफाइनरी जो है वो उसके ऊपर हमला करके उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया है। साल का $20 बिलियन का उनका नुकसान होने वाला है। यूएई के अंदर देख लीजिए, यूएई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हब बताया जा रहा था, जो इन्फ्लुएंसर बोल रहे थे कि भारत छोड़ दीजिए, यूएई का गोल्डन वीजा ले लीजिए, वहां पे इनकम टैक्स नहीं है, इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, कुछ भी टैक्स नहीं है, वहां पे आ जाइए। वहां पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस 50% कोलैप्स हो चुके हैं। यूएई जो एक तरह से एविएशन और लॉजिस्टिकल हब बन रहा था, उसको भी खत्म हो चुका है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट फ्लो दुबई में ज्यादा आ रहा था। देखिए वर्ल्ड के अंदर एक तरह से बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है, वो अराउंड 110 ट्रिलियन की है। एक होती है अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी, जो ब्लैक इकोनॉमी बोलते हैं, वो डबल है। वो भी पैसा दुबई में जा रहा था। सबसे बड़ी बात यह है, जो ग्लोबल इलिसिट फ्लोस थे, दुबई के अंदर ही सब काम हो रहा था। अमेरिका चाहता है ये वापस केमैन आइलैंड्स और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जाए। उसको बनाने के लिए उन्होंने ये एक तरह से दुबई जो एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट हब था वो खत्म कर दिया है। और ये भी देखिए, यूएस ने यूएई, कतर और सऊदी से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करवा लिया अपने यहाँ पर। मतलब आप सोच लीजिए, एंटायर मिडिल ईस्ट से $5 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट भी करवा लिया। अब वो अगर वहां से पैसा निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल नहीं पाएंगे। तो ये वॉर कभी भी, आप, मेरा ये मानना है कि अमेरिका आज हार नहीं रहा है। अमेरिका तो एक तरह से तो ये एक सेपरेट टॉपिक है कि अमेरिका वॉर जीतता है या नहीं जीतता है। मैं इस पे रहना चाहता हूं कि जो इकोनॉमिक पेन भारत पे आ रहा है, अमेरिका वॉर जीतेगा नहीं जीतेगा, अगर जीतेगा तो भी 6 महीने बाद जीतेगा तो वर्ल्ड की क्या हालत हो जाएगी। क्योंकि मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं, ये पिछले 25 साल में निफ्टी का 3rd वर्स्ट क्रैश है। 14% लगभग डाउन हो चुका है, 13% प्लस। इससे पहले वर्स्ट था, आपको पता है, 2020 कोविड, पर वो एक छोटा डिप आया, बहुत डीप डिप आया, पर रिकवरी बहुत फास्ट हुई। उससे पहले 2008, जो दोनों ग्लोबल क्राइसिस थी, 2008 में 22%, अब 2026 में 13%। तो ये जो 20, 8 और 26 वाला डिप आ चुका है फर्स्ट क्वार्टर का, इसका आप, क्योंकि मैं कुछ सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स की बात करना चाहूंगा। जैसे इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा था, वो वेस्ट एशिया से आते थे। वो कह रहे हैं कि पूरा मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री में बड़े सवाल उठ गए हैं कि कितना डिप आ रहा है, मेडिकल टूरिस्ट कितना कमा रहा है। दूसरा, जैसे आपने बोला, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में क्या आएगा। तीसरा, हम रियलाइज नहीं कर रहे कि हमें कितना फॉरेन रेमिटेंस वेस्ट एशिया से आता था।
जो वहां पे लोग कर रहे थे वो इंडिया में यूज होता था, वो वहां पे अगर जॉब्स ही नहीं कर पाएंगे, वहां की इकोनॉमी क्रैश करेगी, तो उसका इंडिया पे कितना इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो जितना पैसा इंडिया भेजते थे वो किसी का घर बनता था, किसी के बच्चों की स्कूल की एजुकेशन होती है, पूरा इकोनॉमी में अब्जॉर्ब होता है। तो ये सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट सब बिल्डअप होने शुरू हो गए हैं। और आप 2 महीने कह रहे हैं, मेरे हिसाब से तो अगर ये महीना भी और चली तो ये फर्स्ट ऑर्डर तो गैस का था, जो इसके आगे है, चाहे मेडिकल हो, चाहे रेमिटेंसेस हो, चाहे फर्टिलाइजर्स हो, तो ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन ला रहा है पूरे ग्लोब में, जिसमें इंडिया भी अफेक्ट होने जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स बोला, वो डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि आज जो मार्केट में आप जो खरीद रहे हो, जो प्रोड्यूसर्स है बोल रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट बढ़ चुका है, और क्रूड ऑयल के साथ जो मटेरियल्स निकलते हैं जैसे हीलियम, नैप्था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कपड़े के अंदर पॉलिएस्टर यूज होता है, नैप्था से पॉलिएस्टर बनता है, वो अराउंड 30 to 35% बढ़ जाएगा, कपड़ा महंगा हो जाएगा। फर्टिलाइजर महंगा होने से फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। उसके साथ सारे जो एलाइड इंडस्ट्रीज है, जैसे प्लास्टिक रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है, सब में दाम बढ़ जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम जो लोगों की है, जो हैंड टू माउथ में चलते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा अराउंड 25 to 30%। कर्ज लोग ज्यादा लेना चालू करेंगे, डिफॉल्ट बनना ज्यादा चालू हो जाएगा। बिजनेसेस को 30 से 40% दाम बढ़ाने पड़ेंगे, और दाम बढ़ाने के बाद सेल नहीं होगी। एक और एक चीज है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, सेल्स ग्रोथ कम हो जाएगी, तो टैक्सेस भी कम होंगे, सरकार की सब्सिडी बढ़ने वाली है, रुपया जो है कंटिन्यूसली डॉलर के अगेंस्ट गिरता जा रहा है। आपका एक्सपोर्ट बिल, जो फ्यूल बिल है, वो बढ़ेगा। 70 से $120 पहुंच चुका है। $1 के लिए हम रोते थे कि कम से कम $1 जाता है तो कितना फर्क पड़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा। गोल्डमैन सैक्स ने हमारी जो ग्रोथ रेट थी 7.4%, उसको घटा के 5.9% कर चुके हैं। निफ्टी का जो फिगर था 29,300 का हाई फिगर, वो घटा के 25,300 कर चुके हैं। मतलब फ्यूचर में अगर रिकवर भी होता है तो डाउनफॉल तो अभी लोग बोल रहे हैं 21,700 है, पर मेरा मानना है अगर 21,700 तोड़ा तो 18,800 आ सकता है। गोल्ड के अंदर बिकवाली आ चुकी है, और ये भी देखिए, गोल्ड भी बता रहे हैं कि अराउंड 3600 3700 आउंस पे जा सकता है। सिल्वर देखिए, सबसे बड़ी बात है, सिल्वर इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। जो सिल्वर 4 लाख पहुंच चुका था, आज 2,22,000 पे आ चुका है। तो सिल्वर में भी फर्दर गिरावट आती है, और गोल्ड जो है 24% गिरा है, सिल्वर में ऑलरेडी 45% क्रैश आ चुका है। ये ब्रॉड बेस्ड इफेक्ट्स है। मेडिकल टूरिज्म, आप ये भी देखिए, जो आप दिखा रहा हूं मैं, कि रशिया अब अपना गोल्ड बेच रहा है, इससे पहले टर्की ने बेचा। थोड़ा मैं ग्लोबल इस पे लेना चाहूंगा गोल्ड पे, कि टर्की क्यों गोल्ड बेच रहा है, क्या हालतें वहां पे क्रिएट हो गई हैं। क्योंकि टर्की, अगर हम वॉर में नहीं जाना चाहता मैं, बट टर्की ने पाकिस्तान की कितनी मदद करी थी जब इंडिया ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था, हमें बताया। तो टर्की के अंदर क्राइसिस बिल्डअप होना, जो कई लोग कह रहे हैं बहुत भारी बिल्डअप हो रहा है, उसको गोल्ड अपना इस समय जब पीक रेट भी नहीं है, बेचना पड़ रहा है। क्या हालत चल रही है, क्या है ये पूरी जो स्टोरी है? देखिए, सारी कंट्रीज को एक तरह से अपना कंजम्पशन फाइनेंस करने के लिए आपको अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे। आप कब तक एक तरह से आपको एटलीस्ट अपने खर्चे तो निकालने पड़ेंगे। आपके एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे? इन्फ्लेशन ऑलरेडी टर्की में हाई है, इंटरेस्ट रेट्स हाई है, और ये बताते हैं कि अगर वो गोल्ड बेच रहे हैं, जो 1991 में भारत की स्थिति हो चुकी है, सिमिलर चीज टर्की की स्थिति हो चुकी है। पोलैंड ने अपना गोल्ड बेचना चालू कर दिया, क्योंकि नेटो में अमेरिका ने बोल दिया है आपको अपना डिफेंस बजट 2% से 5% करना पड़ेगा। रशिया भी देख रहा है कि रशिया के पास 2,500 का गोल्ड था, तो उसने ऑफलोड करना चालू कर दिया। उसने भी इसके अंदर प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक गोल्ड बेचना चालू कर रहे हैं। इसके कारण एक वर्ल्ड वाइड डिप आ रहा है। ऑल द एसेट क्लासेस के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इवन बिटकॉइंस के अंदर आ रहे हैं, क्रिप्टो के अंदर आ रहे हैं। हर जगह मास लिक्विडेशन चल रहा है, क्योंकि अब लोग डॉलर के अंदर अपने एसेट्स होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है। एनर्जी के ट्रेड में डॉलर का डिमांड बढ़ने से, और सप्लाई जो थी मिडिल ईस्ट की, जो 20 to 25% जो ट्रेड, उसमें भी जो मिडिल ईस्ट का ट्रेड हो रहा था वो यॉन के अंदर हो रहा था। देखिए, पेट्रो डॉलर जो अरेंजमेंट था 1974 में आया था, 2024 में ये बंद हो चुका था। 2025 में जो एनर्जी ट्रेड टोटली डॉलर में हो रहा था, 100% से 80% गिर गया था। अब ये 80% के अंदर इरानियन ऑयल, वेनेजुएलन ऑयल, क्यूबा का ऑयल
और ये आप ये भी देख लीजिए, सऊदी अरेबिया भी पेट्रो यौन में कर रहा था, इसके कारण ये वॉर चालू हुआ। एक और एक चीज आप नोट करिए, जीसीसी कंट्रीज के बीच में सुलह कराने वाला कौन था? चाइना वॉज अ कंट्री विच वॉज ट्राइंग टू मीडिएट बिटवीन जीसीसी एंड ईरान। सऊदी अरेबिया और ईरान ने एक दूसरे के साथ बातचीत करना चालू कर दिया है। देखिए इश्करन जी, अभी तो रिपोर्ट ये आई है कि यूएई ने बोल दिया है कि सारे इरानियंस के उन्होंने गोल्डन वीजा कैंसिल कर दिया है और उनके 530 बिलियन डॉलर के जो एसेट्स है वो कन्फिस्केट करने जा रहा है। जो जैसे रशिया के एसेट्स कन्फिस्केट हुए हैं वैसे ही गल्फ में चालू हो गया है। इसका मतलब जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा था वो एक तरह से मिडिल ईस्ट में खत्म हो गया। अब ये वापस जो इलिसिट फ्लोज है और ग्लोबल इकोनॉमिक फ्लोज है वो वापस अमेरिका जा रहा है। अमेरिका एक तरह से उसने अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण वर्ल्ड वाइड रिसेशन आ जाएगा, वो तो कंफर्म लग रहा है मुझे। डिप्रेशन अगर आ गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक और एक बिल्डअप हो रहा है, चाइना ने ताइवान को एनसर्कल करना भी चालू कर दिया है और वहां पर भी आज ही रिपोर्ट्स आई है जिसमें बताया गया कि वहां की जो ऑपोजिशन लीडर है ताइवान की, उसको इन्होंने इनवाइट किया है आने के लिए। तो ये एक तरह से अनदर डेवलपमेंट हो रहा है जिसके अंदर ग्लोबल एनर्जी शॉक, सप्लाई चेन शॉक और बाद में फूड सिक्योरिटी शॉक। तो इससे बचने के लिए भारत के अंदर बहुत मीटिंग्स हो रही है। प्राइम मिनिस्टर सीसीएस से मीटिंग कर रहे हैं, राजनाथ सिंह से मीटिंग कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो चीज है इंटरनेट आउटेज, अगर वो हो जाएगा तो आप समझ जाइए क्योंकि 90-95% जो वर्ल्ड का जो ब्रॉडबैंड ट्रैफिक है वो पास होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और अगर वहां पर डीप अंडर सी केबल्स को काट दिया जाए तो वो एक अलग ही उसका तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है। जी उमेश जी, जैसे आपने बोला कि और शॉक्स लोड अप हो रहे हैं, मुझे लगता नहीं वर्ल्ड और शॉक्स लेने की हालत में है। बट अगर ये इकोनॉमिक शॉक्स आते हैं पूरे वर्ल्ड पे आएंगे, भारत पे भी आएंगे। और अगले पार्ट पे हम ये डिस्कस करेंगे कि अगली कॉन्वर्सेशन में कि भारत को क्या स्टेप्स करने चाहिए और भारत के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और भारत के लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि एक बात तो है, बहुत देर से लोग कह रहे थे बाय द डिप बाय द डिप, अब मजाक चलना शुरू हो गया, बाय द डिप टिल यू आर RIP रिप। क्योंकि अब लोगों को वो भी दिख रहा है कि बहुत डिफिकल्ट समय आ रहा है। तो अगली बारी हाँ प्लीज। एक ही चीज बोल सकता हूं, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर डेटा सेंटर्स नहीं चलेंगे, वॉर चलता गया, एम्यूनिशंस खत्म हो जाएंगे, लोग कहां से लेंगे? बस इतना ही पूछता हूं। मैं यही बोल रहा हूं, मैं अगली बारी पूरा, क्योंकि इस बारी हमने वर्ल्ड क्राइसिस को डिस्कस किया और इंडिया भी वर्ल्ड का हिस्सा है तो इंडिया भी उसके अंदर है। नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन आई वांट टू हैव ऑन कि इंडिया के पास इस डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और इंडियंस के पास क्या आ रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।